हेलो स्टूडेंट। अब आज हम इनकम टैक्स जो हम हाउस प्रॉपर्टी वाला पढ़ रहे थे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसका पार्ट 3 वाला वीडियो है। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जो टैक्सेबल इनकम है हाउस प्रॉपर्टी की, उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाएगी। तो उसमें फर्स्ट स्टेप ये है कि वार्षिक मूल्य का निर्धारण यानी डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू। तो डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू हम कैसे करेंगे, उसमें फर्स्ट है, देखते हैं हम, किराए पर उठाई गई संपत्ति, जो कि कोई हाउस प्रॉपर्टी जो किराए पर उठाई गई है, उसके वार्षिक मूल्य का निर्धारण करने के लिए सबसे पहले हमें संपूर्ण वर्ष किराए पर, हो सकता है जैसे ए पॉइंट हमारा संपूर्ण वर्ष किराए पर उठाई गई मकान संपत्ति के लिए है। हो सकता है कोई मकान संपत्ति पूरे वर्ष पर किराए पर नहीं उठाई गई हो, कुछ समय के लिए किराए पर उठाई गई हो। तो फर्स्ट हम देखते हैं संपूर्ण वर्ष किराए पर उठाई गई मकान संपत्ति के वार्षिक मूल्य का निर्धारण। तो संपूर्ण वर्ष किराए पर उठाई गई मकान संपत्ति के वार्षिक मूल्य के निर्धारण के लिए डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी लेट आउट थ्रू आउट द ईयर क्या हो रहेगी, ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू, उसमें से हम लेस कर देंगे म्यूनसिपल टैक्सेस। तो म्यूनसिपल टैक्सेस हम लेस कर देंगे, म्यूनसिपल टैक्सेस हम लेस कर देंगे तो नेट एनुअल वैल्यू और एनुअल वैल्यू आ जाएगी। तो जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो हमने ऊपर लिखी हुई है, उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे उसे देखने के लिए हम देखते हैं। इसमें होगा कैलकुलेशन, फर्स्ट होगा कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट। तो एक्सपेक्टेड रेंट की कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज़ हायर हम यहाँ पर ले लेंगे। जो भी इन दोनों में से जो अधिक होगा उसे हम लेंगे और उसके कंपैरिजन करेंगे किसी स्टैंडर्ड रेंट से। जो अब इन में जो सबसे कम होगा विच एवर इज लेस, वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल अमाउंट, या फिर बोल सकते हैं सकल वार्षिक मूल्य हो जाएगा, सॉरी, सकल वार्षिक मूल्य यहाँ पर हो जाएगा। तो जो म्यूनसिपल वैल्यू और जो फेयर रेंट है वो क्या होते हैं हम देखते हैं। नगर निगम व नगर पालिका अपने क्षेत्र में कर वसूलती है, ठीक है। इसके लिए उस मकान के मूल्य का निर्धारण किया जाता है। जो नगर पालिका वहाँ कर वसूलने के लिए जो उस मकान का मूल्यांकन करेगी उसे हम क्या बोल देंगे, म्यूनसिपल वैल्यू। तो म्यूनसिपल वैल्यू बोल देंगे हम उसे। तो इसके अंदर क्या होता है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में हमें लिख रखा है कि शुद्ध नगर पालिका मूल्य बोला है, तो ये माना जाएगा कि शुद्ध नगर पालिका मूल्य में शुद्ध जो नगर पालिका मूल्य है उसके अंदर से 10% क्या है वो घटा दिया है। तो हम उसे सकल बनाने के लिए क्या करेंगे, उस 10% को वापस से क्या कर देंगे, हम 10% को ऐड कर देंगे, तब इसे हम सकल बनाएंगे। अब फेयर रेंट क्या होता है ये देखते हैं हम यहाँ पर। फेयर रेंट क्या होता है, फेयर रेंट जो होता है, फेयर रेंट उचित किराया होता है, जो कि ऐसे किराया है जो कि लगभग वैसी ही मकान संपत्ति से उसी क्षेत्र में स्थित मकान संपत्ति से प्राप्त किया जा सकता है। इसे प्रचलित किराया भी कहते हैं। मतलब फेयर रेंट हमें मान लेते हैं, मान लीजिए संपत्ति को हमने किराए पर उठाया हुआ है, तो उसी प्रकार की फेयर क्या रेंट है, मान लीजिए उसी तरीके की कोई मकान संपत्ति को उस क्षेत्र में, मतलब जो प्रचलित किराया है उस क्षेत्र में क्या है, एक स्टैंडर्ड रेंट हो जाता है ना कि इस क्षेत्र में ये किराया चल रहा है या फिर इस क्षेत्र में ज़मीन के भाव ये चल रहे हैं, इस तरह से बोलते हैं ना। इसी प्रकार से यहाँ पर फेयर रेंट का आशय होगा कि एक क्षेत्र विशेष में किस प्रकार का उस प्रकार की मकान संपत्ति का किराया क्या चल रहा है। हो सकता है वो ज़्यादा लेता हो सकता है वो कम लेता हो, लेकिन हमें यहाँ पर फेयर रेंट देखना है। तो ये हो गया हमारा। और स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है, जो कि किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत जो मानक किराया जो डिसाइड किया जाता है वो क्या हो जाता है, स्टैंडर्ड रेंट हो जाता है। तो अब हम यहाँ देखते हैं क्वेश्चन एक, ये देखते हैं हम क्वेश्चन लिखा है, संपत्ति ए बी सी व डी के संबंध में निम्न विवरण दिए गए हैं, प्रत्येक दशा में अपेक्षित किराया ज्ञात करना है। तो हम ए कंडीशन देखते हैं। तो हमारा जो हमने ऊपर डिस्कस किया उसमें क्या देखना है, म्यूनसिपल और फेयर रेंट विच एवर इज म्यूनसिपल और फेयर रेंट विच एवर इज़ हायर हम देखते हैं। तो विच एवर इज़ हायर ए वाले पॉइंट में है 1,08,000, फिर उसकी कंपेरिजन करेंगे स्टैंडर्ड रेंट्स जो कि है ही नहीं। तो यहाँ हम देखते हैं ए में, तो स्टैंडर्ड रेंट है ही नहीं, तो एक्सपेक्टेड रेंट कितना हो जाएगा, 1,08,000। ऐसे ही हम बी वाले में आते हैं, म्यूनसिपल वैल्यू फेयर रेंट के हम कंपेरिजन करते हैं। तो 1,20 और 1,44 में हायर क्या है, 144, तो फेयर रेंट आ गया 144, उसको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड रेंट से। अब ये हो जाएगा विच एवर इज लेस। नीचे बी में देखते हैं 1,44,000 को 99,000 से कंपेरिजन किया तो क्या हो गया, सॉरी 1,44,000 म्यूनसिपल और फेयर रेंट में 1,44,000 हायर है। फिर इसमें से इसको कंपेयर किया स्टैंडर्ड रेंट से, तो स्टैंडर्ड रेंट में विच एवर इज लेस आएगा, तो 99,000 क्या हो जाएगा, इसका एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा। अब आगे हम देखते हैं
म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में कौन सी ज़्यादा है? म्यूनसिपल वैल्यू। इसकी कंपैरिजन किसे करेंगे? स्टैंडर्ड रेंट से। विच एवर इज लेस, 72,000 स्टैंडर्ड रेंट लेस है तो 72,000 एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा। और फोर्थ है हमारा, इसका कंपेयर किया म्यूनसिपल वैल्यू से फेयर रेंट का 144 हायर है, उसका कंपेयर किया स्टैंडर्ड रेंट से जो कि 1,68,000 है। तो जो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट है वो कितना हो जाएगा? 1,44,000। तो हम यहाँ देखते हैं सबसे पहले म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में विच एवर इज हायर, और फिर उसको जो भी वैल्यू आएगी उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से, और उन दोनों राशियों में से जो सबसे कम होगा वो क्या हो जाएगा? एक्सपेक्टेड रेंट माना जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेड रेंट ये एक स्टेप हुआ जो हम कैलकुलेशन करेंगे। उसका एक स्टेप ये होता है कि अगर संपत्ति को पूरे समय पर किराए पर उठाया है तो हम कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे। इसके अलावा और भी आगे अलग अलग टाइप के टॉपिक्स आएंगे इसी के अंदर, तो हम आगे वाले हमारे वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।